तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ लिया है, फोर्स के बारे में पढ़ लिया है। फोर्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है ना। जो हम लोगों ने फोर्स के बारे में पढ़ा था, हमने कहा था कि फोर्स ऑब्जेक्ट पे जो लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के किस पॉइंट पे लगाते हैं वो इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। और जब आप फोर्स किसी बॉडी पर लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब ये कि जितने सारे फोर्सेज हैं उसका जो नेट सम है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तब बॉडी का क्या क्या हो सकता है, तो हमने बताया था उसका या तो स्पीड चेंज होगा या तो डायरेक्शन चेंज होगा। दैट इज स्पीड या तो बढ़ेगा नहीं तो घटेगा, नहीं तो डायरेक्शन चेंज होगा, या स्पीड भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है एक साथ। मेरी बात समझ आ रही है? और शेप चेंज हो सकता है। ये सारी बातें हम लोगों ने फोर्स के लिए पढ़ा था। फोर्स क्या होता है? पुश और पुल होता है। मेरी बात समझ आ रही है? जो पुश है वही पुल है। एक तरफ से आपको पुश नजर आएगा, दूसरी तरफ से पुल नजर आएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया। जिनका भी ये लेक्चर छूटा है वो पहले उसको देखें। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग उन सारी चीज़ों को जल्दी से जल्दी उन लेक्चर्स को कंप्लीट कर लें, फिर आपको समझ आएगा, वरना बहुत मुश्किल हो सकता है। वैसे आज जो क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं वो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसमें हमने फोर्सेस के बारे में बताया था। कुछ फोर्सेस कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, कुछ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं। जैसे ये अर्थ और इसके बीच फोर्स लगता है, हमको ये कौन सा फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, मतलब ये बगैर कॉन्टैक्ट का भी फोर्स लग सकता है। जैसे मैं अगर बात करूं कि यहाँ पे एक बॉडी रखा हुआ है, अगर ये नहीं रखा हुआ है तो क्या होगा? नीचे की तरफ लगेगा वेट और ऊपर की तरफ ये सरफेस लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन। अगर इसको मैं सरफेस के ऊपर न रखूं तो ये नॉर्मल रिएक्शन लगने वाला नहीं है। दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसको मैं कांटेक्ट में लाऊंगा सरफेस के साथ। और इसको अगर आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा तो पीछे एक फोर्स लगेगा जिसको फ्रिक्शन कहेंगे। दैट मींस ये फ्रिक्शन तभी लगेगा जब ये कांटेक्ट में आएगा। तो कांटेक्ट फोर्स में दो ही फोर्सेस थे, क्या क्या? फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन आप अपने सिलेबस में एक मस्क्यूलर फोर्स भी पढ़ेंगे। मसल के द्वारा जो फोर्स लगाते हैं उसको मस्क्यूलर फोर्स कहते हैं। जस्ट आपको अभी ये जान लेना है, बाद में मस्क्यूलर नाम का कोई फोर्स नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन की तरफ। और एक बात, जब आप फोर्स लगाते हैं तो एक बॉडी, जैसे ये और अर्थ के बीच फोर्स लग रहा है, तो अर्थ फोर्स लगा रहा है और अर्थ लगा किस पर रहा है? पेन पर। उसी तरह पेन भी फोर्स लगा रहा है अर्थ पर, दोनों का वैल्यू सेम होता है। ये मैंने डिस्कशन कर लिया है। तो मैं ये कह रहा था कि फोर्स की जब हम लोग बात करेंगे तो एक फोर्स लगाने वाला होगा और एक पर लगेगा, ठीक है ना। फोर्स एक लगाने वाला होगा और एक पर लगेगा। दैट इज इंटरेक्शन से फोर्स होता है। फोर्स इज ड्यू टू इंटरेक्शन। अकेले में कोई फोर्स नहीं होता। अकेले में क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है और फील्ड होता है। इन चीजों का आप ख्याल रखें। तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास एनसीईआरटी ना हो तो मैं अपडेट कर चुका हूं ग्रुप में, आप वहां से देख सकते हैं, या एनसीईआरटी खरीद लें, ठीक है। आपके पास जो किताब होनी चाहिए, अच्छी अच्छी किताबें, एक पियर्सन की आती है, एक एनसीईआरटी होनी चाहिए, और अच्छी किताबें होंगी तो मैं बताऊंगा। लेकिन आपको ये दो किताब हो जाए तो अच्छी बात है। एनसीईआरटी तो होना ही चाहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल्स। हम लोग पेज नंबर एनसीईआरटी का 142 एक्सरसाइज में फर्स्ट नंबर है, आप पढ़िए वहां से। क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ सिचुएशंस इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फोर्स क्या करता है? फोर्स चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन। व्हाट डज स्टेट ऑफ मोशन मीन? कि उसकी कुछ स्पीड होगी, उसका कुछ डायरेक्शन होगा, उसको स्टेट ऑफ मोशन कहते हैं, जिसको हम वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी का मतलब है कि बॉडी में कुछ स्पीड है और कुछ डायरेक्शन है। मेरी बात समझ आ रही है? उसके दोनों में कोई एक को चेंज करने के लिए या दोनों को चेंज करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। या तो पुश करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा? पुल करना पड़ेगा, ठीक। गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ सिचुएशंस इन व्हिच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो पुल की अगर बात करें, आप खुद लिखें, मैं जस्ट बता दूं। जैसे ड्रॉअर है आपके घर में, ड्रॉअर को आप क्या करते हैं बताइए? पुल करते हैं। पुल करने से ड्रॉअर ओपन हो जाता है। तो ड्रॉअर का एग्जांपल ले लें। उसके बाद खींचने की बात करें तो आप कैसे, पुल करने की बात करें तो वो जो कुआं में आप देखे होंगे, है ना, कुआं से जब पानी निकालते हैं बाल्टी के द्वारा, तो वो एक एग्जांपल ले सकते हैं। ये पुल के दो एग्जांपल्स हो गए, और जो चाहे आप ले सकते हैं, ठीक है ना। पुश में क्या बात करें? जैसे हम पुश की बात करें तो फुटबॉल को आप क्या करते हैं? पुश करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने के लिए, एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या होगा? आप एक बहुत हैवी बॉक्स है जिसको एक कमरे से दूसरे कमरे में लेके जाना है, तो आप उसको पुश करके एक कमरे से दूसरे कमरे में लेके जा सकते हैं, ठीक है। पुल भी कर सकते हैं, पुश भी कर सकते हैं, बट एक एग्जांपल देना है, दे दीजिए अच्छे से लिख के। ये फर्स्ट क्वेश्चन में यही है, पुश का दो एग्जांपल देना है, पुश के दो एग्जांपल्स देना है, और पुल के दो एग्जांपल्स देना है। ये आप कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। सेकंड, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशन इन व्हिच अप्लाइड फोर्स कॉजेज अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आप क्ले देखे होंगे,
तो क्ले से आप क्या कर सकते हैं, शेप को, क्ले को अगर आप प्रेस कीजिएगा तो उससे आप क्या कर सकते हैं, या आप आटा देखें, आटा गूंदा जाता है तो उससे भी आपका, उसको अगर आप प्रेस करते हैं तो उसका शेप चेंज होता है। वो एग्जांपल हो गया, आटा वाला ले सकते हैं, क्ले वाला एग्जांपल ले सकते हैं। उसके बाद प्लास्टिक बॉटल को आप स्क्वीज कीजिएगा तो उसका शेप चेंज हो जाता है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल से आप खुद कर सकते हैं। थर्ड नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट नंबर, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू। क्वेश्चन में बोला है टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू डैश एट द रोप। रोप को क्या करना पड़ता है, पुल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, वी हैव टू, एक्चुअली फोर्स लगाते हैं, लेकिन उसका अलग अलग हम लोग सिचुएशन में अलग अलग सूट करता है जो नाम वो देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू पुल एट द रोप, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन है चार्ज्ड बॉडी डैश अनचार्ज्ड बॉडी टुवर्ड्स इट। ये क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। एक चार्ज्ड बॉडी है जो आप बाद में जानेंगे, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। दोनों में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स। दैट इज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को अनलाइक चार्जेस कहते हैं। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस। और पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो क्या होगा बताइए, रिपल्शन होगा। ये उधर उसको भेजेगा, इधर रिपल्शन होगा। क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब लाइक चार्जेस। यहाँ पे भी क्या होगा, रिपल्शन। पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो रिपल्शन होगा, नेगेटिव नेगेटिव होगा तो रिपल्शन होगा। सेम चार्ज होगा, सेम साइन का चार्ज होगा तो रिपल्शन होगा। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन अगर एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज है और एक चार्ज ही नहीं, नेट चार्ज जीरो, चार्जेस तो होते हैं। एक और बात मैं बता दूं, वो ये कि एक बॉडी है न्यूट्रल है, अनचार्ज बॉडी है। क्या इसमें चार्जेस हैं? एक्चुअली बॉडी किससे बना हुआ होता है आप आगे सीखेंगे। बॉडी मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, मॉलिक्यूल एटम से बना हुआ होता है, और एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। और जितना नेगेटिव चार्ज, जितने नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। बट नेट चार्ज क्या होता है, जीरो। एक में नेगेटिव और एक में पॉजिटिव। तो अगर न्यूट्रल है, क्या है ये, अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब न्यूट्रल। अनचार्ज का मतलब ये नहीं कि अनचार्ज का मतलब नेट चार्ज जीरो है। नेट चार्ज जीरो का मतलब कि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, ये दोनों इक्वल होता है। मेरी बात समझ आ रही है? दैट इज, कोई पूछे कि अगर चार्ज अनचार्ज बॉडी है, न्यूट्रल है, क्या इसका मतलब उसमें चार्ज नहीं है? जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है। एक क्वेश्चन है, जैसे चलिए उसके बारे में डिस्कशन करेंगे इसके बाद। मैं ये क्या, अनचार्ज या न्यूट्रल का मतलब चार्जेस नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। उसी तरह से बॉडी अगर चलेगा, ये क्वेश्चन है, बॉडी अगर चलेगा तो क्या ये जरूरी है कि फोर्स लगाना जरूरी है? मैंने क्या बोला था, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर ये जीरो हो जाए तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो बटे मास जीरो ही हो जाएगा। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब बॉडी अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा। दैट इज, बॉडी की स्पीड या डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। ये अलग बात होगी, इसके बारे में डिस्कशन अभी नहीं करना था। मैं ये कह रहा था, नेट चार्ज अगर जीरो हो जाए, इसका मतलब बॉडी में जितने पॉजिटिव चार्जेस है उतने नेगेटिव चार्जेस हैं, ठीक है ना। तो ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने से क्या होता है, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं ये पॉजिटिव पूरा का पूरा भरा हुआ है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज, मैं रॉड ले लेता हूं। रॉड में पॉजिटिव चार्ज, चार्ज कैसे आता है, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से। आपको याद रख लेना है, लिखना है तो नोट कर लीजिए। द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉजेज इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी। वो कैसे होता है सीख लेंगे। क्या होता है ना कि मान लेते हैं इसमें दो बॉडी है, दोनों न्यूट्रल है, दोनों को मैंने रब कर दिया। क्या कर दिया, रब कर दिया। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन थे और इसमें 10 प्रोटॉन थे। रब करने से इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है, आपको यह ख्याल रखना है। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें भी 10 प्रोटॉन थे। तो क्या होगा, रब करने के बाद, क्या होने के बाद, रब करने के बाद क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। इसमें कितना बचा बताइए, 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना हो गया, 12 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गया या इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गया, प्रोटॉन ज्यादा हो गया, उसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, उसमें नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। आपको जस्ट याद रखना है कि एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, नेगेटिव चार्जेस कम है, इसीलिए ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। तो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव नजदीक आ जाएगा, और पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। दैट इज, इसके अंदर के जो चार्जेस हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, उसी को क्या करेगा, अलग अलग कर देगा। इसको बोलते हैं बाउंड चार्जेस। एक ही बॉडी में चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्यों? क्योंकि नजदीक में एक चार्ज बॉडी है, हवा में ट्रेवल नहीं कर सकता, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब क्या हो गया, यही बॉडी में नेगेटिव चार्ज नजदीक हो गया पॉजिटिव के, और पॉजिटिव दूर हो गया। दैट इज, इस पॉजिटिव नेगेटिव के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन। इस पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच क्या होगा, रिपल्शन। जस्ट यूं समझिए कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो गए किसमें, न्यूट्रल बॉडी में, जिसकी वजह से रिपल्शन कम है। देखिए दूर में कौन है, पॉजिटिव पॉजिटिव, और नजदीक में कौन है, पॉजिटिव नेगेटिव। दैट इज, अट्रैक्शन ज्यादा होगा और रिपल्शन कम होगा। दैट इज, अट्रैक्शन भी है और रिपल्शन भी है।
तो ज्यादा कौन है, अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाएगा। आपको कुछ भी नहीं समझ आया तो आपको याद रखना है कि चार्ज्ड बॉडी अनचार्ज्ड बॉडी को सिर्फ अट्रैक्ट करता है। जैसे अर्थ इस प्लेन को सिर्फ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। उसी तरह से चार्ज्ड बॉडी अनचार्ज्ड बॉडी को हमेशा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये एग्जांपल आप देखें, ऐसे जब रब करते हैं, रब करने से जो कागज के टुकड़े क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक, तो अ चार्ज्ड बॉडी डैश एन अनचार्ज्ड बॉडी टुवर्ड्स इट, अट्रैक्ट्स एन अनचार्ज्ड बॉडी टुवर्ड्स इट। सी टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू, लोडेड ट्रॉली है तो पुश करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा। द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, मैग्नेट में कितने पोल्स है, दो, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा, रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। उसी तरह से जैसे यहाँ पे चार्जेस की बात किया था, लाइक पोल्स रिपेल इच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट इच अदर। लिख लीजिएगा, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ द अनदर मैग्नेट। तो नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा बताइए, रिपेल करेगा। खत्म। फोर्थ नंबर, आर्कर स्ट्रेचेस हर बो, धनुष वगैरह देखे होंगे आप, है ना। एन आर्कर स्ट्रेचेस हर बो व्हाइल टेकिंग एन एम एट द टारगेट। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं तीर को, और तीर को टारगेट की तरफ लेके जाना है। शी देन रिलीजेस द एरो, शी देन रिलीज, एरो को रिलीज कर दिया। रिलीज करने के बाद क्या होगा, हवा होगी, तो हवा का रिएक्शन होगा, उसको फ्रिक्शन ऑफ एयर कहते हैं। विच बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द टारगेट, टारगेट की तरफ मूव कर रहा है। अब आप किसी चीज को जब फेंकते हैं इस तरह से, पत्थर को क्या सीधे यहाँ पे कोई लगेगा नहीं, लगेगा, क्या होगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। और हवा को अगर इग्नोर कर दें और किसी चीज को आप फेंकें, हवा को इग्नोर करके किसी चीज को फेंकें, तो सिर्फ और सिर्फ कौन एक्ट करेगा, ग्रेविटी। कौन एक्ट करेगा, ग्रेविटी। और ग्रेविटी सिर्फ एक्ट करे किसी बॉडी पर फेंकने के बाद हवा में, और हवा को इग्नोर कर दें तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। देख सकते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, प्रोजेक्टाइल। एन आर्कर स्ट्रेचेस हर बो व्हाइल टेकिंग एम एट द टारगेट, शी देन रिलीजेस द एरो which begins to move towards the target. Based on this information, fill up the gaps in the following statements using the following terms. आपके पास एनसीईआरटी होना चाहिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ। उसमें बहुत सारे वर्ड्स दिए, मस्कुलर, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, शेप, अट्रैक्शन। इन सब का इस्तेमाल करना है फिल इन द ब्लैंक्स में। नंबर दिया, टू स्ट्रेच द बो द आर्कर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉजेज अ चेंज इन इट्स। टू स्ट्रेच अ बो, बो को स्ट्रेच करने के लिए क्या करता है, पुल किया जाता है। द आर्कर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉजेज अ चेंज इन इट्स, चेंज इन इट्स, क्या चेंज करता है, शेप। उसका बो का जो शेप है, जो हमारे धनुष से थोड़ा सा क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है, इसके लिए शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, टू चेंज इन इट्स शेप। बी क्वेश्चन है, द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्कर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जांपल ऑफ। ऐसे वो कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट में दो किस्म होता है, नॉर्मल और फ्रिक्शन। लेकिन आपको अभी याद रखना मस्कुलर फोर्स। कौन सा फोर्स, द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जांपल ऑफ। कौन सा फोर्स है बताइए, शेप को चेंज करने के लिए कॉन्टैक्ट फोर्स हम लोग लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। While the arrow moves towards its target, the force acting on it are due to, क्या क्या, जब टारगेट की तरफ जाता है तो एक तो हवा का फ्रिक्शन, और दूसरा क्या होगा बताइए, दूसरा होगा हमारा ग्रेविटी, ग्रेविटी एंड दैट ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर। ये दो हमारा आंसर हो गया, आप इसको कर लीजिएगा। फिफ्थ नंबर, इन द फॉलोइंग सिचुएशंस आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स। मैंने बोला कि कोई फोर्स लगाएगा और किसी पर फोर्स लगेगा। ठीक है, इतना आप सोचें अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन व्हिच इट एक्ट्स। कौन फोर्स लगा रहा है और किस पर फोर्स लग रहा है, और स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस। और इफेक्ट के बारे में भी बताना है। सबसे पहले है स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट जूस। तो हम लोग क्या लगा रहे हैं, फिंगर्स लगा रहा है, दैट इज एजेंट। कौन हुआ, लगाने वाला, फिंगर। और जिस पर लगेगा वो आप टेबल बना लें, फोर्स कौन लगा रहा है, फोर्स किस पर लग रहा है ना। उसके बाद इफेक्ट, ये तीन आप टेबल बना लें। ठीक है, उसके बाद लगाने वाला कौन हो गया, एजेंट। ये हो गया हमारा फिंगर्स, और किस पर लग रहा है, लेमन पर। और हो क्या रहा है बताइए, चेंज इन द शेप ऑफ द लेमन। ठीक है ना। टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब। ठीक है, इसमें भी क्या हो रहा है, हमारा फिंगर्स फोर्स लगा रहा है, और किस पर लग रहा है, टूथपेस्ट पर। और उसके बाद क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, चेंज इन द शेप। लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग व्हाइल इन इट्स अदर एंड
is on a hook fixed to a wall. A load suspended from a spring while its other end is on hook fixed to the wall. एक लोड है, इस तरह से आप समझ सकते हैं ये, ठीक है, ये वॉल है, इसमें फिक्स्ड एक तरफ और यहाँ पे एक लोड है, तो लोड क्या होगा, इसमें फोर्स लगाया जाएगा, ठीक है ना, तो क्या होगा बताइए, अ लोड इज सस्पेंडेड फ्रॉम, सस्पेंड किया जा रहा है, मतलब लटका के रखा गया, आप ऐसे भी मान सकते हैं, यहाँ पे अगर लोड होगा तो क्या करेगा, इसको स्ट्रेच करेगा, क्या करेगा, इसको स्ट्रेच करेगा, while its other end on the hook fixed to a wall. A load is तो क्या होगा बताइए, लोड फोर्स लगा रहा है, किस पर फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग पर, और स्प्रिंग का क्या चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, शेप और साइज चेंज हो रहा है, ठीक है। एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट, जब एथलीट जंप लगाता है, आप चलते हैं, आप देखिएगा, आप फोर्स किस पर लगाते हैं बताइए, जमीन को पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं और फ्रिक्शन किधर लगता है, आगे की तरफ, इसका ख्याल रखिएगा, आप जब भी चलते हैं तो फोर्स किधर लगाते हैं, पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन किधर लगता है, आगे की तरफ, ये ख्याल में रखिएगा। और दूसरी बात ये कि ग्राउंड पर आप फोर्स लगाते हैं, एथलीट किस पर फोर्स लगाता है, एथलीट ग्राउंड पर फोर्स लगाता है, ठीक है ना, और इससे क्या होता है, वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है, पहले रेस्ट में था, फिर किसमें आ जाता है, मोशन में आ जाता है, या उसकी स्पीड बढ़ती है। उसके बाद ब्लैक स्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन व्हाइल मेकिंग अ टूल, वो जो पीट के नहीं बनाता है लोहा से, जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाया जाता है, उसको पहले गर्म किया जाता है, गर्म करने से रेड हो जाता है, रेड होने से पहले इंफ्रारेड होता है, वैसे समझेंगे हम। ये कह रहे हैं कि वो हैमर को क्या क्या लिखा हुआ क्वेश्चन, अ ब्लैकस्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन व्हाइल मेकिंग अ टूल, तो टूल कोई भी बनाया जा रहा है, उसके लिए उसको शेप को बदलने के लिए, क्या बदलने के लिए, पहले हॉट करके उसको फिर शेप को बदलने के लिए। हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन, शेप को चेंज करता है, किसको चेंज करता है, शेप को चेंज करता है। एन इन्फ्लेटेड बैलून was pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth. It was found that the balloon sticks to the wall. What force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall? ये एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाता है उसमें, कौन सा फोर्स आ जाता है बताइए, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, ये समझेंगे। जस्ट किसी से इलेक्ट्रॉन चला जाता है, किसी में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो किसी में कम हो जाता है, किसी में ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एक में पॉजिटिव चार्ज जाता है, एक में नेगेटिव चार्ज जाता है, जिसकी वजह से दोनों में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। Name the forces acting on a plastic bucket containing water held above ground level in your hand. Discuss why the force acting on a bucket don't bring a change in its state of motion. Discuss why forces acting on the bucket do not bring a change. Force acting on the bucket. Name the force acting on a plastic bucket containing water held above ground level in your hand. Name the force acting on a plastic bucket containing water held above ground level in your hand. Discuss why the forces acting on the bucket do not bring a change in its state of motion. तो जब भी किसी का स्टेट में चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स फोर्सेस तो लग रहे हैं, और फोर्स नीचे लगा रहा है, नीचे से फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, बकेट पर जितने सारे फोर्स नीचे लग रहा है, दैट इज ग्रेविटी, जितना नीचे लगा रहा है, अर्थ जितना फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा है, ग्राउंड भी नीचे से ऊपर की तरफ उतना फोर्स लगा रहा है, या मेरा हाथ भी नीचे से ऊपर की तरफ उतना फोर्स लगा रहा है, दैट मीन्स कि नेट फोर्स क्या हो गया, जितना नीचे उतना ऊपर, तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। नेट फोर्स जीरो का मतलब बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने वाला नहीं है, अगर चल रहा था तो चलते रहेगा, वो अपनी स्पीड और डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, अगर रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा, दैट इज नेट फोर्स जीरो है। A rocket has been fired upwards to launch a satellite in its orbit. Name the two forces acting on the rocket immediately after leaving the launching pad. जब छोड़ेंगे तो क्या होगा, हवा है, हवा का फ्रिक्शन है और ग्रेविटी है, there is two forces are there. What forces बताइए, फ्रिक्शन ड्यू टू एयर एंड ग्रेविटी। इतने सारे क्वेश्चंस आपको करने ये होमवर्क है, और एक प्रेशर का क्वेश्चन है, इसके बाद कर लेंगे जब हम लोग प्रेशर पढ़ेंगे। प्रेशर में बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, दोनों में डायरेक्शन है, लेकिन प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी, इसके बारे में डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट करेंगे। इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक मीटर स्क्वायर में कितना फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे हम लोग प्रेशर। आप उसको पढ़ के रख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों।